Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths 9.4 closures of the relation इस सेशन पे हम जानेंगे। वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस जिसमें 9.1, 2, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बिहाफ पर अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस को आप बड़े आसानी से समझ सकेंगे। इधर आप किसी भी मैनर्स पर डिस्क्रीट मैथ्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हो, इधर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या टेस्ट इंटरव्यू, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती है। तो यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपनी वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो एज़ यूजुअल हम रॉयसन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। रॉयसन की बुक को फॉलो करते हुए हम सेशन 9.4 क्लोजर एंड रिलेशन को जान रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग हमें जानने की ज़रूरत है कि क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट रिलेशन पे एक्चुअली है क्या। सो द डेफिनेशन सेज अ क्लोजर इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट विच मीन इट्स अ सेट ऑफ द एलिमेंट्स जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं दैट इज क्लोज्ड अंडर अ गिवन बेसिक ऑपरेशन। और वो क्लोजर क्लोज्ड है किसी गिवन बेसिक ऑपरेशंस में। वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, या फिर अदर टाइप्स के जो ऑपरेशन मैथमेटिकली हम यूज़ करते हैं वो उसमें ऑपरेशंस हो सकते हैं। If you have a set and perform a specific operation on any two element on a set, the result will be also the element of the set. What does it mean? It means that कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स के सेट्स को लूँ और दो नेचुरल नंबर जो कि सेट पे मौजूद है उन्हें ऐड करूँ, तो ऐड करने की बिहाफ पर मुझे वापस ही नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसकी बात हो रही। अगर हम इसी बिहाफ पर तीन फर्दर एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो नेचुरल नंबर लें 2 + 2 तो ये 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नेचुरल नंबर है और अंडर एडिशन हमें दोबारा से क्या मिला? नेचुरल नंबर ही मिला। ठीक है, तो ये अंडर एडिशन इसे कहा जा रहा है। द नेक्स्ट वन, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 - 3 करूँगा तो हमें वैल्यूज़ मिलेगी -1 और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड, तो नेगेटिव नंबर उसमें नहीं होता। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि सब्ट्रैक्शन के बिहाफ पर अंडर सब्ट्रैक्शन हमें वो नंबर वापस नहीं मिलेगा। द थर्ड वन, द सेट ऑफ द इवन नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। 4, द सेट ऑफ द ऑड नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी सबसे पहले थर्ड को देखूं अगर मैं, तो थर्ड में कहा गया है कि जब हम इवन नंबर्स को क्लोज करेंगे तो वो एडिशन के अंदर क्लोज होता है। तो यही चीज़ हमने देखा 2 + 2 = 4, तो एडिशन कर रहा हूँ तो हमें 4 ही मिल रहा है इवन नंबर के बिहाफ पर। यानी 2 भी इवन, 2 भी इवन, दोनों इवन नंबर हैं तो ऐड किया तो इवन ही हमें रिजल्ट मिला। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ द ऑड नंबर इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो इवन नंबर लूँ 3 + 3 ऑड नंबर लूँ तो इसका रिजल्ट ऑड नहीं आ रहा बल्कि इवन आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया कि अंडर एडिशन इसका रिजल्ट हमें ऑड नहीं मिलेगा। तो हमने सबसे पहले समझा कि क्लोजर क्या है। क्लोजर सेट ऑफ द एलिमेंट है जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस को अंडर क्लोज रखता है। वो ऑपरेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखी। अब हम ये देखते हैं कि प्रोफेशनली क्लोजर्स की डेफिनेशन इस्तेमाल किस तरह से होती है और हम किस कंडीशन या किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर क्लोजर्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो डेफिनेशन सेज इफ आर इज इन अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, यानी आर अगर हमारा एक रिलेशन है सेट ए को फॉलो करते हुए, देन द क्लोजर ऑफ द आर विथ रिस्पेक्ट टू द पी विच मीन प्रॉपर्टी, इफ इट एग्जिस्ट, यानी अगर वो एग्जिस्ट करता है इन द रिलेशन एस पे ऑन ए विद अ प्रॉपर्टी ऑफ पी, देन कंटेन आर एंड इज द सबसेट ऑफ एवरी सबसेट ए मल्टीप्लाई बाय ए विच कंटेनिंग द आर विद प्रॉपर्टी पी। तो इन सिंपल अगर हम देखें कि इसमें आर एक ऐसा रिलेशन है जो सेट ए पर बेस करता है और ये रिलेशन की जो प्रॉपर्टी क्लोजर के लिए होगी वो पी की प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और जो भी सबसेट रिलेशन हमारा बन रहा है दैट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट विच मीन ए मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ जो पी का वर्ड है जिसको मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, द प्रॉपर्टी विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस तरह की प्रॉपर्टीज उसमें हो सकती है। दैट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कि वो किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्लोजर्स को प्रूव करना है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव के लिए। द फर्दर पॉइंट, द क्लोजर ऑफ द रिलेशन आर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी पी इज द रिलेशन obtained by adding the minimum numbers of the ordered pair to R। यानी अगर मैं क्लोजर्स ऑफ रिलेशन R के लिए ये काम कर रहा हूँ
तो हमें ये देखना होगा कि कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं कि उसमें ऐड किया जाए टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी पी, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हमें दी जा रही है वो ऑब्टेन प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाए। यानी फॉर एग्जांपल हमें क्लोजर्स की रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने के लिए दिया गया, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर में उसमें ऐड करूं कि वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दे। The next one, closures are often used to create a new relation from existing one, जिसके जरिए से हम न्यू रिलेशन बना रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन रिलेशन, यानी गिवन रिलेशन पे उस प्रॉपर्टी की स्टडी को हम क्लोजर्स कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। So there are the three types of the relations. Closures you can say we will study according to the book material, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ईजी है, ट्रांजिटिव को जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से एक हम हार्ड कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर्स क्या है। कंसिडर रिलेशन आर। तो अगर आप आर की इस रिलेशन को देखें तो इसमें डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है। हम ग्राफिकली जान चुके हैं कि किसी भी टाइप्स के रिलेशन को हम ग्राफिकली मैट्रिक्स टेबल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टेड ग्राफ भी कह रहे होते हैं। तो ये कुछ नोड्स हैं येलो पे, और उसके बाद ये रिलेशन है, यानी मैं अगर इसे ए कहता हूँ, इसे बी कहता हूँ, इसे सी कहता हूँ, डी, ई, एफ एंड जी, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ को रिफ्लेक्सिव उसी वक्त प्रूव किया जा सकता है जब डायगोनल सारे एलिमेंट 1 के बराबर हो मैट्रिक्स के फॉर्म पर, और उस पे जो सेल्फ लूप हो वो सब पर मौजूद। लिहाजा इसे रिफ्लेक्सिव क्लोजर्स के लिए प्रूव करने के लिए मिनिमम नंबर्स ऑफ द पेयर नोड्स जो मुझे ऐड करने होंगे वो 1 के पेयर्ड होंगे, यानी सेल्फ लूप। तो यही वजह है कि फ्रॉम आवर मैथ क्वेस्ट एग्जाम्पल इन द लास्ट स्लाइड सेट, नोट दैट इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव एज वी हैव सीन, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो वी वांट टू ऐड एजेस टू मेक्स देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जैसे मैंने इस पे एजेस ऐड किए तो आप देखें सब पर सेल्फ लूप आ चुका है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के मुताबिक, और जब ये सेल्फ लूप आया तो इसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि द नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमें ये देखना होगा कि किस किस तरह के नोड्स इसमें ऐड किए गए। तो नोड से मुराद ये है कि अगर मैं ए पर सेल्फ लूप बना रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं ए की बात कर रहा हूँ, चूँकि इसमें मौजूद नहीं था, बी मौजूद नहीं था, ठीक है। इसी तरह सी मौजूद नहीं था, डी, ई, एफ एंड जी, आई। ये सारे नोड्स जब मैंने इसमें ऐड किए हैं तभी ये एक नॉन रिफ्लेक्सिव क्लोजर से रिफ्लेक्सिव बन चुका है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन, in order to find the closures, a reflexive closure on a relation R, we add a loop at each node that doesn't have one, ठीक है। और उसी सेल्फ लूप को यहाँ पर डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया, यानी डेल्टा से मुराद ये है कि वो मिनिमम नंबर्स ऑफ पेयर्ड जो अभी हमने ऐड किए हैं। सो द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर इज आर यूनियन डेल्टा। तो आर यूनियन डेल्टा का मतलब ये हुआ कि आर जो ऑलरेडी पेयर्ड कंटेन करता था, और डेल्टा वो जो चेंजिंग मैंने ऐड की है ना फॉर्म ऑफ द सेल्फ लूप और द पेयर्ड, इन दोनों की यूनियंस के बिहाफ पर ही हमारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। वेयर डेल्टा इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो यही चीज़ हमने देखी जिसको हम डायगोनल रिलेशन कह रहे होते हैं। विथ मैट्रिक्स वी सेट द डायगोनल टू ऑल वंस, ये चीज़ हमने देखी भी कि तमाम वैल्यूज़ को जब 1 किया जाएगा तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1 1 1 1 ये डायगोनल वैल्यूज़ बना रही होती है, तो मैट्रिक्स देखकर हम समझ सकते हैं द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव और नॉट। Similarly, the next one, let R be the relation on set 0 1 2 3, which mean ये 4 ट्रिपल्स के बेस पर रिलेशन मौजूद है, जिसे हम 4 एरे रिलेशन भी कह सकते हैं, containing the ordered pair 0 1 1 1 1 2 2 0 2 2 3 0। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें दिख रहा है। हम जानते हैं कि इस कंप्लीट रिलेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम रिफ्लेक्सिव पे देखते ही समझ जा रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फ लूप की कमी है और यहाँ पर भी सेल्फ लूप की कमी है। तो बिहाफ ऑफ दिस, what is the reflexive closure of R? So we add a pair of the edges a and don't already exist, चूँकि already exist नहीं है तो 0 and 3 के अंदर हमें सेल्फ लूप की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 and 3 हमने इसमें ऐड किया है और इस बिहाफ पर ये रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट हो गया। द नेक्स्ट वन इज द सिमेट्रिक क्लोजर्स। तो सिमेट्रिक क्लोजर्स में हमें सिमेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक ग्राफ जो है वो ग्राफ को कन्वर्ट करना होगा। तो बिहाफ ऑफ द सिमेट्रिक क्लोजर्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि गिवन ग्राफ को चेक करना होगा कि वो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फुलफिल करता है या नहीं, और अगर फुलफिल नहीं करता तो हमें क्या उसमें चेंजिंग डेल्टा की वैल्यूज रखनी पड़ेगी जिस पर वो सिमेट्रिक बन जाए। तो बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक डेफिनेशन हम जानते हैं कि सिमेट्रिक के मुताबिक अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मुझे बी से ए आने के लिए भी पाथ होना चाहिए। यानी अगर ये ए है और ये बी है और मैं ए से बी अगर जा पा रहा हूँ तो मुझे बी से ए की तरफ भी आना है। तो जो अगर ये फ्लो मौजूद होता है तो वो सिमेट्रिक ऑर्डर होता है। तो जहाँ जहाँ पर बैकवर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं था वापस आने के लिए वो मैंने यहाँ पर ऐड करवाया है रेड के साथ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऐसे नंबर्स नोड्स के हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किया, जिसके बेस पे एक नॉन सिमेट्रिक क्लोजर में कन्वर्ट हो चुका है. सो आफ्टर एडिंग इट्स नाउ कन्वर्टेड. सो अब अगर मैं इसे एक वर्ड्स प्रॉब्लम पे देखूं, इन ऑर्डर टू फाइंड द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ द रिलेशन आर वी ऐड एन एजेस फ्रॉम ए टू बी. की वजह कि हम ऑर्डर ऐड कर रहे हैं ना, एक से बी के लिए ऐड होना चाहिए, यानी अगर ए से बी है तो बी से ए भी होना चाहिए. यहाँ पर हमने यही किया. सो वेयर दे आर ऑलरेडी इन एज फ्रॉम बी टू ए, द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर इज आर यूनियन आर इनवर्स. ठीक है, जिस तरह वहाँ पर हम डेल्टा ऐड करवा रहे थे, यहाँ पर हम उसे आर इनवर्स कह रहे हैं. आर इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैं बी से ए भी आ सकूँ रिवर्स पे या इन्वर्स पे, तो इसे आर इन्वर्स से रिप्रेजेंट किया है. इन दोनों का यूनियन लूँगा तो तमाम पेयर्ड वैल्यूज मिल जाएंगे, वेयर आर इक्वल टू ए कॉमा बी एंड आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए, वेयर बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू द मेन सेट ए और बी, वट एवर जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है. ओके, द नेक्स्ट थिंग, द एग्जाम्पल 0 1 2 3 वैल्यूज़ हमें तमाम दे दी गई हैं. तो हमें सबसे पहले गिवन ग्राफ दिया गया इस रिलेशन के मुताबिक जो पेयर्ड सबसेट है ए का. अब हमें ये देखना है कि हम अल्टरनेटिव वे पर जा पा रहे हैं या नहीं. तो आप देखें कि अगर मैं 0 से 3 जा रहा हूँ तो मैं 3 से 0 नहीं आ पा रहा. 0 से 1 जा रहा हूँ तो 1 से 0 नहीं आ सकता. 0 से 2 जा रहा हूँ तो 2 से 1 नहीं आ सकता. और अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ तो 2 से 1 नहीं आ सकता. यानी वो यहाँ पर वो पेयर्ड है जिसे मैं आर इनवर्स कह सकता हूँ, जो मुझे यहाँ पर ऐड कराने की ज़रूरत है. तो बिहाफ ऑफ दिस, अब जो हमारा ग्राफ होगा वो रेड कलर्स के साथ यहाँ पर एडेड है. इसका मतलब है कि ये नंबर्स ऑफ द पेयर्ड मुझे ऐड कराने होंगे 0,2, 0,3, 1,0 एंड 2,1. और ये तमाम पेयर्ड जब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ इस आर में ऐड होंगे, उसके बाद जो पेयर्ड बनेगा दैट इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक क्लोजर. एंड द लास्ट वन इज अ ट्रांजिटिव. टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांजिटिव हमें पाथ को डायरेक्टेड ग्राफ पे रिकॉल करना होगा कि एक्चुअली पाथ क्या है. पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ द कनेक्टेड एजेस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी, यानी ए से बी की तरफ जाने के लिए जो रास्ता मौजूद होता है, सीक्वेंस जो एजेस पे होती हैं उन्हें हम पाथ कह रहे होते हैं. तो एक एग्जांपल पे हमारे पास एक थोड़ा सा क्रिटिकल सा ग्राफ है, और इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट नोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. कहीं पर फ्लो अल्टरनेटिव वे पर है, लेकिन कहीं पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर कनेक्टेड मौजूद है. तो ये स्टार्ट हो रहा है इस नोड से और एंड हो रहा है इस नोड पर. ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग कोई भी हो सकता है ग्राफ के अंदर. तो अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि इस नोड पे क्या क्या चेंजिंग होगी जिसके बिहाफ पर ये जो है वो ट्रांजिटिव की तरफ चेंज करे. तो अगर आप इस फॉर्म पर देखें तो यहाँ पर अभी ये जो ब्लू लाइंस थी, अब मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ आर के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली मैं स्टार्ट से जम होता हुआ कहाँ जा रहा हूँ, एंड तक. यानी ये स्टार्टिंग नोड थी मेरी, तो इस स्टार्टिंग नोड पे मैंने देखा कि मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए इस पाथ को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पाथ को यूज़ करूँ तो इस पाथ के मुताबिक ये पाथ इस वक्त क्या हुआ, ये सिमेट्रिक पाथ हुआ. क्यों? सिमेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक यही हो सकता है, ए से बी जा रहा हूँ तो बी से ए भी होना चाहिए. तो यहाँ से मैंने स्टार्ट और एंडिंग पाथ निकाल लिया. तो ये तो सिंपल पाथ की होगी. अगर मैं स्टार्ट पोजीशन को चेंज करूँ और टॉप पे ले जाऊँ, ठीक है, उस बिहाफ पर नो पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम द नोटेड स्टार्ट लोकेशन. इससे कोई स्टार्टेड लोकेशन नहीं है जो सिमेट्रिक के बिहाफ पर जाए. ठीक है, अभी हम बेसिक सिमेट्रिक की बात करें. सो ए पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड अ सर्किट और द साइकिल. यानी जिस जगह से मैं शुरू कर रहा हूँ, राउंड करके मैं वहीं पहुंच जाऊं, तो वो चीज़ जो है वो सर्किट या फिर साइकिल कह रही होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ग्राफ. इसी तरह से स्टार्ट और एंड, तो ये चीज़ सर्किट या फिर साइकिल है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहीं पर एंड कर दूँ तो ये साइकिल या फिर सर्किट बन गया. मस्ट हैव द लेंथ इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. तो इसकी जो लेंथ है या तो एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए. तो द लेंथ ऑफ द पाथ in the number of the edges in the path, not the number of the node. That's an important thing. The length of the path is the number of the edges. यानी जो लेंथ है पाथ की वो नंबर ऑफ एजेस को देखा जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ एजेस उस पाथ में आ रहे हैं, नॉट द नंबर ऑफ द नोड्स. नंबर ऑफ नोड्स को नहीं देखेंगे बल्कि एजेस को हम देखेंगे. तो अब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ जान ली कि पाथ क्या है, सर्किट्स क्या चीज़ है. अगर आप रियल लाइफ में इसकी डेफिनेशन देखें तो कई जगह पर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं जब हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं. स्पेशली जब हम ग्राफ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डाइजेक्स्ट्रा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम जिसके जरिए हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं. तो व्हाट इज़ रियली नीडेड इन दिस मोस्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस. तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो सकती है. इसी तरह से डिफरेंट पास जब हमारे पास होते हैं सोर्स से पहुंचने के लिए, तो हम वहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करके देखते हैं कि शॉर्टेस्ट मैनर पे पाथ क्या हो सकती है, जिसकी एग्जांपल मैप पे हम देखते हैं. और इन्हीं मैप्स को हम गूगल मैप पर ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट एंड यूजफुल पाथ टू रीच आउट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स. अब हम आते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर्स को, जो हमारा लास्ट क्लोजर्स पाथ है या क्लोजर टेक्निक है.
अकॉर्डिंग टू द बुक कोर्स आउटलाइन। सो अगर आप ट्रांजिटिव क्लोजर्स को या ट्रांजिटिव रिलेशन को कॉल करें तो ट्रांजिटिव में ये था कि अगर मैं ए से बी के पेरियड पर मौजूद हूँ और साथ ही साथ वहाँ बी टू सी भी मौजूद है तो ये फॉलो करेगा ए टू सी को। ये हमारा ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सोर्स ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी जा सकता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टली ए से सी भी जा सकता हूँ। और इसी रियल लाइफ इस चीज़ को रियल लाइफ से इस मैप पे दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे पाथ आप यहाँ से देख रहे हो कि मैं ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी, लेकिन मैं ए से डायरेक्टली सी भी जा सकता हूँ। इसी चीज़ को हम पाथ में देखा है। तो जब हम पाथ में इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो क्लोजर्स के फॉर्म पर इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो तीन सर्कल्स जो दिखाए गए हैं ये इसी क्लोजर्स के एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है कि अगर मैं ए से बी और बी से सी जा रहा हूँ तो मैं ए से डायरेक्टली सी भी जा सकता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पर डायरेक्टली ये पाथ दिखाया जा रहा है। इसी तरह से ये नेक्स्ट पाथ बन रहा है, ठीक है, यानी ए से बी गया बी से सी गया तो मैं डायरेक्टली ए से कहाँ जा सकता हूँ, सी जा सकता हूँ। तो द ट्रांजिटिव क्लोजर्स वुड कंटेन एज बिटवीन ऑल द नोड रीचेबल बाय द पाथ ऑफ एनी लाइन। अब एग्जाम्पल पर डायरेक्टली चलते हैं, समझना हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा ट्रांजिटिव को। सो द ट्रांजिटिव क्लोजर सेज इन फॉर्मल डेफिनेशन इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन ए टू बी देन देयर शुड बी एन एजेस फ्रॉम ए टू बी इन द ट्रांजिटिव क्लोजर्स। So first take to the definition. In order to find the transitive closures of the relation, we add an edge from A to C. यानी अगर A से B जा रहा हूँ तो B से C जा सकूँगा, तो मुझे A से C के लिए एक एज ऐड करनी होगी, जबकि A to B and B to C वहाँ पर मौजूद हो। यही चीज़ अभी हमने देखी भी है बेसिक डेफिनेशन पे। तो एक रिलेशन है 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4। अगर मैं इस रिलेशन को ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ और 2 से 3 जा रहा हूँ तो 1 से 3 के लिए एक पाथ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 2 से 3 जा रहा हूँ, 3 से 4 जा रहा हूँ तो A से B, B से C, तो 2 से 4 के लिए भी एक पाथ होना चाहिए। तो अब जब मैं यहाँ पर पाथ ऐड करूँगा तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ द पेयर्ड होंगे दैट इज सेड टू बी अ क्लोजर्स फॉर द ट्रांजिटिव क्लोजर्स। तो अब मैंने 1 to 2, 2 to 3 एंड 1 to 3 के लिए पाथ ऐड किया। देखें 1 से 3 के लिए मैंने एक ऐड किया, इसी तरह से 2 से 4 के लिए ऐड कर दिया। जैसे मैंने ये दो पाथ ऐड किए तो बिहाफ ऑफ दिस ग्राफ this is converted into transitive, but there is a path from 1 to 4 with no edges। तो 1 से 4 के लिए यहाँ पर कोई पाथ नहीं है। So based on this condition हमने यहाँ पर इसे प्रूव कर लिया कि ये ट्रांजिटिव है। तो 1 से 4 के लिए ज़रूरी है कि यकीनी तौर पे कि बीच में भी कोई ऐसा पार्ट हो जिसको डायरेक्टली बनाए, यानी अगर मैं 1 से 2 जाऊँ तो 2 से 4 जा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है ना भाई? तो वही चीज़ यहाँ पे बताई। तो ट्रांजिटिव क्लोजर्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मल डेफिनेशन हम देख चुके हैं। सेम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर रेड मीन्स एडेड टू द फर्स्ट रिपीट। अब यहाँ पर उस चीज़ को बताया गया है कि टेल मीन्स एडेड टू द शॉर्टेस्ट सेकंड रिपीट। तो यहाँ से ये सेकंड रिपीट की वैल्यूज़ ये ऐड की गई है। ये किस लिए ऐड की गई है? देखें, ये A है, ये B है और ये C है, तो इसका मतलब है ये AC हो सकता है। इसी तरह अगर ये A है, ये B है, तो ये भी तो C हो सकता है, तो इसके लिए ये वाला पाथ हो गया। और यहाँ से तो हम एक ही पाथ बना सकते हैं कि A से B और E से C। अगर आप ये कहते हैं कि A से B ये और B से C है तो ये तो ऑलरेडी पाथ यहाँ पर ऐड है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है। सो नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट एल्गोरिथम टू डिटरमाइनिंग द ट्रांजिटिव क्लोजर एज वेल। तो हमें वॉशल एल्गोरिथम्स की टेक्निक भी बुक में मौजूद है जो हमें ट्रांजिटिव क्लोजर्स की शॉर्टेस्ट टेक्निक बताती है, जिसके ज़रिए से हम ट्रांजिटिव क्लोजर्स फाइंड कर सकते हैं। So the next thing is a 6th degree of the separations. What does it mean? The idea that everybody in the world is connected by the 6 degrees of the separation. What does it mean? Where 1 degree of the separation mean you know and you have meet somebody else. एक से के अलावा हम किसी से मिल चुके हैं. And let R be the relation on the set of all people in the world. So A, B belongs to R if a relation A must meet B. यानी एक शख्स अगर B से मिल रहा है तो A, B आपके रिलेशन से R से belong करता है. So 6th degree of the separation of any two people A to G means कि A और G के दरमियान कितनी सेपरेशन या कितना डिस्टेंस मौजूद, ठीक है, इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें A to B, B to C, C to D, D to F, E to F है और F to G, तो ये 2 के बिहाफ पर तो है। लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए कि A और G के दरमियान क्या सेपरेशन है तो इस वक्त 6 डिग्री सेपरेशन है। 1 2 3 4 5 6 डिग्री सेपरेशन है। और 1 पे देखा जाए तो 1 से 1 का सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन है। इसी चीज़ को 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन यहाँ पर कहा गया। सो A एट G दैट्स बिलोंग टू द रिलेशन, यानी A ऑफ G को अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो मैं इसे कहूँगा कि रिलेशन से बिलोंग तो करता है लेकिन पावर ऑफ 6, और पावर ऑफ 6 यहाँ पे बता रहा है डिग्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर A ऑफ G पे लिखा हुआ, क्योंकि A ऑफ G हमारे पास कोई पेयर्ड नहीं, लेकिन अगर मैं A ऑफ G को बनाऊँगा तो ओरिजिनली जो रिलेशन है उसमें ये 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन पर मौजूद है। अब कनेक्टिविटी रिलेशन,
R contains edges between all the nodes reachable by one edge. इसी तरह से composition of relation पे हमने देखा था कि R of R का मतलब है R square that contain edges between nodes that are reachable by two edges in R. यानी अगर मैं एक एज को reachable कर रहा हूँ तो एक एज के ज़रिए से मैं किसी भी दूसरे पॉइंट पे जा सकता हूँ, और जब मैं R of R स्क्वायर कर रहा हूँ इसका मतलब है यहाँ पर reachable हो रहे हैं दो एजेस ऑफ R के ज़रिए से. जब मैं 3 की बात करूँगा R क्यूब की तो 3 एजेस हो जाएंगे, और R of N का मतलब ये है कि हम n एजेस की डिस्टेंस पे रीचेबल हो सकेंगे. R star contain edges between nodes that are reachable by any number of the edges by any path in R. Rephrased, R steric contain all the edges between nodes A to B when is a path of length at least one between E to B. So R steric is the transitive closures of R. The definition of the closure definition, as we have seen, कि अगर node A B मौजूद है that contain a path between them as well. So how long are the path in our transitive closures? ठीक है. Let R be the relation on set A and let A be the set with n element. Rephrase अगर मैं ऐसे करूँ तो consider a graph G with n nodes and some number of the edges. यानी ये ग्राफ है जिसे मैं G कह रहा हूँ, उसमें n number of nodes हैं, सर्कल है, और n number of edges हैं, some number of edges हैं जो इनको कनेक्ट किया हुआ है. तो lemma 1, if there is a path of length at least one from A to B in R, then there is a path between A to B of length not exceeding n. यानी अगर एक पाथ है A से B के दरमियान तो there is a path between A to B of the length not exceeding n, यानी n से ज़्यादा वो कभी भी नहीं हो सकते A से B के दरमियान पाथ. अगर आप प्रूफ देखें तो प्रूफ की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई गई है. एज वी हैव सीन दैट ये इसकी तफसील जो है जब हम ग्राफ के चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर तफसीला जिक्र करेंगे. अभी हम अपने टॉपिक्स पे ही मेजर रहते हैं कि ट्रांजिटिव क्लोजर्स को हम दूसरे अप्रोचेस से देख रहे हैं. बेसिक चीज़ें तो हमने देख ली. अलगोरिथमिक वे पे या फिर ग्राफ के फॉर्म पर हम उसे किस किस तरह से प्रूफ. एंड बेसिक टेक्निक ऑफ द क्लोजर्स जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा और ट्रांजिटिव देखा, इंक्लूडिंग द डिग्री सेपरेशंस. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सेशन विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. एंड फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोस आप यूज़फुल मैनर पर सीख सकें और उसे सुन सकें. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. सी यू देयर.